ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, आप देखिए, रात में सोते वक्त मध्य रात्रि के समय में दांत चबाने की उनको आदत होती है। अब ये सब्जेक्ट है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। ज़्यादातर ये जो विषय होता है, ये आदत होती है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 3 साल 5 साल 7 साल होती है, जो ना समझ होते हैं और उनके शरीर की जो प्रोसेस होती है वो बड़े होने में लगी हुई रहती है एक नैसर्गिक रूप से। उनमें कुछ बच्चों में रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे एक दांत चबाते हैं। जैसे कि आप देखिए, ऐसे 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 दांत चबाते हैं और उनकी आवाज़ आती है। कुछ कुछ लोग बच्चे जो होते हैं वो दांतों को ऐसा 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 ऐसे करते हैं। तो ये होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े होने के बाद भी जो बच्चे होते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनमें भी ये 25 उम्र, 30 उम्र हो या 35 उम्र हो, 40 उम्र हो, इन उम्र में भी कुछ लोगों को ये समस्या होती है कि वो दांत चबाते हैं। इतने दांत चबाते हैं कि साइड में जो सोने वाला बंदा है उसको वो आवाज़ जो है वो ध्यान से सुनाई देती है। इसके पीछे कारण क्या है वो हम देखेंगे आज। ये जो YouTube चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम ज़्यादातर ऐसे विषय लेते हैं कि जो बाकी YouTube चैनल के ऊपर इसके बारे में बताया नहीं जाता। ये बारीक बारीक विषय हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका एक प्रकार से हम निभाते हैं और उसके विषय में मार्गदर्शन करते हैं। इनके बारे में बाकी जगहों पर बताया नहीं जाता और ये आप पूरा का पूरा वीडियो जो है पूरा सुनिए, क्योंकि ये अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपका नॉलेज वृद्धिगत करेगी। आप हमारे श्री विद्यापीठम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्री विद्यापीठम द्वारा जो सिखाई जाने वाली कोर्सेस है वो दिए गए हैं। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, क्रियायोग एसेंशियल, कालिकुल श्री विद्या एसेंशियल, ये नॉलेज बेस्ड कोर्सेज सीखनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। कुल देवी के लिए भी बहुत सारी साधनाएं, उनको भी आप कर सकते हैं मित्रों। ये जो सिखाई जाने वाले सब्जेक्ट है ये अन्य जगहों पर नहीं सिखाए जाते। अब हम विषय के लिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हर एक परिवार का जो डीएनए होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। कुछ परिवारों में आप देखिए कि जो चश्मा होता है, पिता को जो चश्मा लगा हुआ है, जो नंबर लगा हुआ है, वही बच्चों को भी लगा हुआ है। वही उनके कजन्स जो बच्चे होते हैं उनको भी लगा हुआ रहता है। यानी अगर किसी को लगा है माइनस में चश्मा लगा, जैसे कि कोई जाड़ा जाड़ा चश्मा होता है ना, वो होता है, तो पिता को उस टाइप का अगर चश्मा लगा है तो सेम चश्मा जो होता है उनके बच्चों को लगा हुआ रहता है, बाकियों को भी लगा हुआ रहता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनमें रक्त से संबंधित ऐसी बीमारी होती है जो एंसेस्टर से लेकर चली आई हुई रहती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है बच्चों को, जब ज़्यादातर ऐसी महिलाओं को होती है कि जिनको गर्भाशय से संबंधित, पेट से संबंधित ऐसी बीमारी होती है, रक्त से संबंधित ऐसी बीमारी होती है जो पहले उनके एंसेस्टर्स में थी और वो एक साथ आगे चली आ गई। उसके साथ जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं छोटे बच्चे, तब उनके दांत निकलते हैं, उनके बाल निकलते हैं, तो उनके शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो विकसित हो जाती है। तो कुछ बच्चे आप देखिए, उनके सर के ऊपर बाल नहीं होते हैं, वो बाल आने के विकसित अवस्था में वो होते हैं, परंतु वो बच्चे उनकी माँ के या उनको अगर किसी ने गोद में लिया तो उसके बाल ऐसे पकड़ के खेलना शुरू कर देते हैं, ऐसे मुट्ठी में पकड़ लेते हैं। वो क्या करते हैं, उस बाल के द्वारा उस एनर्जी को महसूस करते हैं। कुछ बच्चों के दांत नहीं होते तो कुछ चीज़ जो होते हैं वो चबाना शुरू कर देते हैं, तो उनके दांत आने की वो एक उम्र होती है, एक एनर्जी से वो चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कपड़ा जो होता है बार बार उस कपड़े को घिसते हैं। तो हर व्यक्ति जो होता है, शरीर की अवस्था अलग अलग टाइप में बदल जाती है। यह पार्श्वभूमि में इसलिए बता रहा हूँ कि हर विषय जो होता है उसके पीछे लॉजिकली कारण होता है मित्रों। कुछ लोग देखिए कि
उनका 10वीं होने तक उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं, और 10वीं के बाद जैसे 11 12th हो जाता है और कॉलेज के निकल जाते हैं तो अचानक से हाइट ऐसे बढ़ जाती है कि रुकती नहीं है। ये भी सारी चीज़ें होती है। तो पूर्वजों से लेकर आई हुई ये अलग अलग विषय है, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। आपने और हमने ये आधुनिक जगत के कपड़े हमने परिधान किए हैं, आधुनिक जगत के संशोधित किए हुए वस्तु को हम उपयोग में लाते हैं, परंतु हमारे शरीर में रक्त जो है वो आधुनिक नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे शरीर में जो अष्ट धातु है वो हमारे पूर्वजों की देन है, और इसमें पीढ़ी जात 21 पीढ़ी से भी पहले के जो अलग अलग दोष आए हुए रहते हैं, जो गुण आए हुए रहते हैं, वो हमारे शरीर में रिफ्लेक्ट करते हैं मित्रों। तो इनके ऊपर बहुत ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम मूल विषय के ऊपर आते हैं। हमारा मूल विषय जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि जो बच्चे और बड़े उम्र के जो लोग होते हैं वो रात के समय सोते समय दांत चबाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये पूरा लेक्चर आप पूरा सुनिए, और ये सुनते सुनते एक बात ध्यान रखिए, मैंने एक सूतक क्यों लगता है इसके बारे में एक लेक्चर डाला था, वो आप ज़रूर सुनिए। क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज लेने से पूर्व आपको बैकग्राउंड में जो हिडन और अंधेरे जगत में आपके कुलाचार का, कुल शक्तियों का और पितृदेवता का जो हिडन मिनिस्ट्री होती है हर परिवार की, उसकी हिस्ट्री पता होना और पार्श्वभूमि पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसा समझेंगे कि ये मैं गायत्री मंत्र कर रहा हूँ इतने साल से, गायत्री मेरा अच्छा कर देगी, मैं इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं इतना विपश्यना कर रहा हूँ, इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो एक दिन ये भ्रम आपका उतर जाएगा। बहुत लोगों का ये सारे जो भ्रम होते हैं, आधे अधूरे भ्रम होते हैं, जो अधूरा नॉलेज लेकर इन्होंने पाले हुए रहते हैं, ये एक लंबे समय के बाद उतर जाते हैं, और उस समय आपके हाथ में उम्र और समय नहीं बचता। जब बच्चे छोटे होते और दांत चबाने से शुरू करते हैं, ऐसे 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 चबाना शुरू कर देते हैं। बचपन में मैं भी कभी ये चबाता था, सारे लोग नहीं चबाते, कुछ कुछ लोग चबाते। ये समस्या होती क्या है? ये समस्या होती है कि आपके घर के जो पितर है, आपके घर के जो पुश्तैनी एनर्जी है, जो पूर्वज एंसेस्टर्स आपके पिछले 10, 15, 21 पीढ़ी में क्या उतार चढ़ाव हो चुके हैं, ये कैसे कोई बता सकेगा? उनमें किस पीढ़ी में क्या इतिहास हो चुका है, आपके पूर्वज कौन सा पराक्रम करते थे, आपके पूर्वजों ने क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है, ये सारी जो समस्याएं रहती है, ये हमारे शरीर में रक्त जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। हमारे माता पिता, माता पिता के माता पिता, इन्होंने जो अपने जीवन में जो कर्म किए हैं, भले हो, बड़े अच्छे हो या बुरे हो, वो उनके शरीर में जमा हो जाते हैं, और वही शरीर में जमा होने के बाद आगे की पीढ़ी जन्म लेती है। तो ब्लड में से क्या होता है, ये अच्छे बुरे कर्म भी जो हमारे पूर्वजों के, नाना नानी के होते हैं, उनके माता पिता के होते हैं, हमारे माता पिता के होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जब हमारे पूर्वजों का कोई भी कुलाचार, कुल देवी का कार्य, सालाना चले आ रहे जो संस्कृति, संस्कार, जो हर परिवार, हर जाति, उपजाति के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे ब्राह्मण है, तो हमारे भारतवर्ष में ब्राह्मण एक समाज है, जाति है, परंतु इनमें 100 प्रकार की जाति आती है, 1000 प्रकार की उपजातियां एक ब्राह्मण्स में आती है। तो आप कल्पना कर लीजिए, जाति उपजाति के अनुसार इन ब्राह्मणों में भी उनकी कुल देवता, उनकी कुल शक्तियाँ, हर एक का अभ्यास और उनकी जो शारीरिक रचना, उनके स्किल्स, उनकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग टाइप की होती है। तो बताने के लिए ब्राह्मण है, परंतु इनमें अलग अलग इस तरह से पार्ट्स हो जाते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन आगे ये एनर्जी आपके डीएनए से आगे चली जाती है। जब बहुत सारी निगेटिव एनर्जी, पितृदोष की, कुलाचार के दोष की, किसी पिछले पीढ़ी ने आपने कुलाचार का, पितरों का कुछ किया हुआ नहीं है, तो ये जमा हो जाता है, वो आगे की पीढ़ी में दोष चला जाता है। जब नई पीढ़ी जन्म लेती है,
तब आपके पूर्वज और आपके पितर, आपकी कुल शक्तियाँ जो है ये आपसे संवाद कैसे साधेगी। तो ये बच्चों के द्वारा संवाद साधने का एक माध्यम होता है। इस तरह से एक एनर्जी जो होती है वो शरीर के अंदर से वो रिफ्लेक्ट होती है और वो मुंह से दांत चबाती है। ये दांत के ऊपर दांत जब एक टकराता है और उससे जो आवाज़ आती है ये एक संवाद होता है कि कुलाचार आपके पितर आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी कोई इच्छा है और आप उन इच्छा को पूरा करो। कुछ आपका बाकी रह रहा है और कोई दोष आया हुआ है जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में आपको तकलीफ देगा, उस बच्चे को देगा, आपको देगा। और इसके ऊपर नहीं समाधान किया सही रूप से तो आने वाली उनके जनरेशन को भी ये समस्या देगा। बड़े कभी कभी क्या होता है कि इनको हम मराठी भाषा में कसर लगना कहते हैं। अब ये कसर लगना मतलब क्या है हमारी मराठी भाषा में, कि हमारे मराठी भाषा में क्या होता है कि हर परिवार में, मराठी लोगों में कुल देवियाँ होती है, पितरों का पूरा परिवार एक होता है और एक फैमिली होकर सालाना कुछ कार्य होते हैं पितरों के, कुलाचार के, वो करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे परिवार अभी क्या हो चुके हैं मराठी फैमिली में, वो भी बिखर चुके हैं, एक नहीं हो पाते और कुलाचार भी उनका जो है वो टूट चुका है। तो हमें भी अभी ये सारे रिफ्लेक्शन जो है बच्चों में आना शुरू हो चुका है। कभी कभी फैमिलीज में क्या होता है कि 4-5 भाई लोग हैं, शादियां हो चुकी, किसी भाई ने कुछ गलत प्रकार से धन लाया हुआ है, किसी भाई ने किसी ब्लैक मैजिक करने वाले व्यक्ति के पास जाकर कोई लिंबू बिंबू तंत्र या प्रेत पिशाच बांध के घर में लाया है धन प्राप्त करने के लिए, आकर्षण करने के लिए। तो वो भी एक निगेटिव एनर्जी होती है जो घर में लाई हुई, उसका परिणाम बाकी भाइयों को भी भुगतना पड़ता है। तो ये भी सारी समस्याएं होती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा अगर किसी गवर्नमेंट या किसी ऐसे सेक्शन में काम कर रहा है कि जहाँ गलत ढंग से पैसा अर्जित होता है और घर में आता है, उसमें श्राप और दोष उस पैसे को लगा हुआ है, तो ऐसा भी जो दोष पैसे के रूप से घर में आता है वो भी बाकी जो लोग होते हैं उनको एनर्जी जो होती है वो तंग करती है। और ये एनर्जी होती है वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में रहती है, वो आने वाली आगे की पीढ़ी को भी तंग कर देती है मित्रों। तो ये दांत चबाने का जो एक माध्यम होता है उसको हम कहते हैं कि हमारे मराठी भाषा में हम कहते हैं कसर लगना। मतलब कोई पूर्वजों का दोष है, पितरों का दोष है और वो जम चुका है। गटर का जो पानी बहता है वो होता है काला काला, ठीक है। जब वो काला काला पानी उसको रास्ता नहीं मिलता ठीक से, तब वो इकट्ठा हो जाता है और वो गाढ़ा बन जाता है। काफ़ी लंबे समय के बाद वही काले गटर का पानी जो होता है गाढ़ा बनने के बाद उसके पत्थर जैसे जो होते हैं वो मिट्टी के एक पत्थर बनते हैं और उसको डिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से ये पितृदोष, ये कुल दोष, कुछ श्राप होते एक एंसेस्टर से आए हुए, वो लंबे समय से वैसे के वैसे रहने के कारण ये गटर में जो जमा हुए जो गड्ढे होते उस टाइप के बनते हैं और उस दोषों को निकालना नामुमकिन वाली बात होते है। यानी आप कितने भी पूजा पाठ करो, कितने भी मंत्र करो या फिर किसी दोष निकालने के लिए विधि के लिए कहीं पे जाओ तो ये इस तरह से निकलते नहीं है, क्योंकि जमा हुए ये जो दोष होते हैं इनके रास्ते भी ऐसे होते हैं कि इनको निकालने के लिए उस टाइप का बंदा चाहिए, उस टाइप का मार्गदर्शक चाहिए कि ये विषय आपको विस्तृत रीति से समझा सके। ऐसा नहीं है मित्रों कि आज मैं उठकर अचानक से काशी चला गया, गया चला गया या त्र्यंबकेश्वर चला गया और वहाँ पर मैंने प्रयाग में जाकर या फिर कहीं पे जाकर मैंने किसी ब्राह्मण को 5-10 हज़ार रुपये दे दिया और उसे कहा कि मेरा 2 दिन में इतना इतना पिंडदान कर लो, पितृदोष नष्ट होना जाना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है मित्रों? इस चक्कर में, इस भूल भुलैया में, आधे अधूरे मार्गदर्शन में काफ़ी लोगों का पैसा वेस्ट चला जाता है, पुण्य मिलता नहीं है, जिस प्रकार से वो क्रिया लगनी चाहिए वो लगती नहीं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है। आप कल्पना कर लीजिए, अगर 3 पीढ़ी पहले कोई आपके कोई जो आपके रिलेशन में है 3 पीढ़ी पहले, वो एक बुरे दौर से गुजर चुके हैं कि उनको कहीं सुख ही नहीं मिला, घर बार भी नहीं था, पैसा भी नहीं था और एक
समय के खाने की भी किल्लत थी। ऐसी अवस्था में अगर वो पीढ़ी गुजर चुकी है तो वो दोष और अतृप्त होकर मरती है। तो एक दिन के या 2 दिन के इस विधि में ये जो निगेटिविटी होती है वो आप कैसे रिमूव कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी के घर में खून हुए रहते हैं, एक्सीडेंट्स हुए रहते हैं, किसी के घर में गलत जगह से धन आया हुआ रहता है, जमीन आई हुई रहती है। 2-3 पीढ़ी पहले जमींदारी होती थी, साहूकारी होती थी, इनमें बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे। तो हमें पता नहीं है कि क्या, और मेन क्या होता था कि पहले के ज़माने में महिलाओं को ऐसा डिसीजन लेने का हक नहीं था कि मुझे इससे ही शादी करनी है। तो महिलाओं की भी जो शादी होती थी वो घर वाले जैसे करवा दे उसी प्रकार से उनकी हो जाती थी। तो अगर बंदा ठीक ना मिले, पति ठीक ना मिले, ससुराल अगर ठीक ना मिले, तो वो जो महिला होती थी वो ससुराल वालों को भी मन से गालियाँ देती थी और मायके वाले को भी गालियाँ देती थी। और जब वो मरेगी तो वो इतने क्लेश दे के मरेगी कि वो उसकी जो आत्मा है वो मरने के बाद भी दोनों परिवारों को तंग करेगी। इसी के कारण जो होते हैं, जो आज की जो जनरेशन होती है, यानी अभी जो हमारी जनरेशन चल रही है या फिर ये आने वाली जो जनरेशन है, वो यही इन्हीं अलग अलग दोष और परिणाम का हम एक प्रकार से उसी दोष में से अभी हम गुजर रहे हैं अलग अलग प्रकार से मित्रों। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं बस आपको ठीक से बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि जो दांत चबाने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों में, जो बड़े लोग होते हैं उनमें भी होती है। तो ये कुल कुलाचार आपसे बात कर रहा है कि तुम्हारे घर का कोई दोष बचा हुआ है, उसके ऊपर इलाज करो। ये आपसे संवाद जो है वो साध रहा है, क्योंकि आपने ड्रेस तो नया पहना है, परंतु ये जो शरीर है ये आपका पुश्तैनी शरीर है, ये आपका प्राचीन शरीर है। इसमें 21 से अधिक पीढ़ी की इतिहास आप में छुपा हुआ है, जिसका कुंडलिनी जागरण होता है, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, जिसका शक्तिपात हो चुका है, जो बहुत बड़े लेवल का अद्वैत हीलिंग करता है। जो लोग मास्टर हीलर होते हैं, जो लोग लामा फेरा की हीलिंग अगर सच में करते, उनके पास उतनी बड़े लेवल की स्किल है, जिसके लाखों करोड़ों गायत्री मंत्र हो चुके हैं। अगर ऐसा कोई सिद्ध व्यक्ति है, जो मैंने अभी भी ये कैटेगरी बताई, तो ऐसे बंदा जो होता है वो आपका शरीर पकड़कर, आपकी त्वचा को पकड़ के, ये त्वचा आपकी पुरानी है तो पुराने आपके हिस्ट्री में घुसकर कहाँ क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कहाँ क्या अटका हुआ है, ये सारी चीज़ें बता सकता है। परंतु मुश्किल से सच बताए तो इन ऐसे लोग ज़्यादा है नहीं, और ऐसे लोग सामने आते नहीं है। ये सारी चीज़ों से अभी भूल भुलैया ही चल रहा है। जो हीलिंग या अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस, या लोगों को एक बहकाया जाता है कि ये मंत्र लो इससे ये हो जाएगा, वो मंत्र लो इससे वो हो जाएगा, इस तरह से ये सारी क्रियाएं नहीं होती। आपको किसी भी चीज़ की पार्श्वभूमि ठीक से पता होना आवश्यक है, अन्यथा आप अपने शरीर के ऊपर अलग अलग प्रयोग ही करते रहेंगे, और ये प्रयोग जो होते हैं बाद में आने वाली पीढ़ी को घातक हो जाते हैं मित्रों। जैसे कि ये जो दांत चबाने की प्रवृत्ति मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, नाना नानी पिता जो होते हैं हमारे, इन्होंने ठीक से कुल कुलाचार, कुल धर्म होता है, कुल देवी का मान सम्मान, सालाना पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें होती है। पितरों का एक जो करना है वो ना करने के कारण ये आगे के जनरेशन में ये दोष आए हैं। आप नहीं करेंगे तो वो और आगे चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पूर्वज हमसे कैसे संपर्क करते हैं। आँखों के द्वारा मैंने आपको बोल दिया, मुंह के द्वारा आपको बोल दिया कि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फैमिली में ना दांत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कैल्शियम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, इनमें आपके पूर्वजों में जो प्रॉब्लम है वो बताने का माध्यम हमारा शरीर होता है। तो जितने बड़े लेवल का प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन जितनी जल्दी निकाल सके उतना अच्छा होता है मित्रों। तो ये आज के चैनल का एक विषय था। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा
श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, ये कोर्सेज करने हमसे संपर्क कर सकता है। सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, ये कुल देवी के लिए साधना है। महामृत्युंजय साधना पितृदोष के लिए है। 64 योगिनी साधना, स्वर्णाकर्षण भैरव साधना, सारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो नमस्कार मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।